हाँ भाई देखो, राम बिका के बाद कौन सा लिखा है? लूणकरण। अच्छा, लूणकरण के बाद ये तो तोतला था। कल्याण। और इसके बाद कौन सा लिखा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन को 5 राजा पढ़ने, ध्यान रख। सीधी बैठ, ऐसे उठपटांग से बैठती है यार। तू तो ऐसे कह रही है मैं अनारकली युक्त जिले इलाही अकबर है, और तुम कह रही हो कि डांस करो। ठीक दो को। क्या हो गया? क्या हो गया? कंपनी चाहिए। अच्छा, कंपनी चाहिए। हाँ, वो बैठे बैठे करते रहना। पास पास ही बैठते हो दिन भर? दूर दूर बैठते? अच्छा, तो वो बैठते रहना तुम लोग, जैसे जैसे बैठते हो वैसे वैसे। खैर छोड़िएगा, अपने तो काम की बातें करते हैं। देखिए देखो, बीकानेर को पहले एक प्रदेश बोला जाता था। कौन सा? जंगल प्रदेश। ये इतने तक तुम्हें याद हो गया। धीरे धीरे मुझे लगता है तुम इतिहासविद तो बन गए हो। इतनी ज्यादा दिक्कतें रही नहीं है, लगभग चीजें याद हो गई है। याद होनी ज्यादा जरूरी है, बाकी कोई चीज ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी ये सरदर्द लगते हैं लोगों को, ये सारे राजा वो इतने सरदर्द लगते हैं कि लोग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। सारी आर्ट एंड कल्चर छूट जाती है, फिर इन आर्ट एंड कल्चर को बहुत बुरी तरीके से रटना पड़ता है, क्योंकि इसका बेस यही है। ये कई सारी चीजें आपको याद करवा देगा, कई सारे ग्रंथ याद करवा देता है, इतिहास स्पेशली। तो कहा जाता है बीकानेर, बीकानेर का नाम एक जंगल देश है। जंगल का मतलब जो शब्द बना वो जंगल से बना, तो वहां पर जंगल है, जंगली एरिया, पूरा पूरा कोई रहता नहीं है, ठीक है। जंगली एरिया, तो उनको जंगलों को अपन साफ करके खेत बनाएंगे, और खेती करने वाली जाति सबसे पहले बसेगी। सबसे पहले वहां पर बसने वाली जो जाति है उसका नाम जाट है। तो पहले पहले बीकानेर में बसे वो जाट बसे। अपन कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? राठौड़ वंश। जबकि राठौड़ वहां पर दूर दूर तक देखोगे तो भी आपको ये जाति मिलेगी नहीं। कौन सी जाति नहीं मिलेगी? राठौड़ जाति नहीं मिलेगी, या राठौड़ वंश की जाति नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहां तक आपके कंफर्म हो गया कि भाई वहां पर राठौड़ जाति है ही नहीं। आए कहां से अचानक, ठीक है। तो वहां पर कहा जाता है 2 प्रकार के जाट है। एक तो गोदारा जाट है, उसका मेन नाम है वो मेहा गोदारा, ध्यान रख लीजिएगा। एक और जाट है वो शेर सिंह नाम का जाट है, ठीक है। दोनों स्पेशली एक ही गांव में रहते हैं, दोनों ठाकुर है, ठीक है। जब भी दोनों एक ही गांव में लगभग चीजें होने के कयास, दोनों अलग अलग है, दोनों जाट भी अलग अलग है, जाटों के दोनों मुखिया हैं, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन एक ही गांव में जब लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षण बॉन्ड से बंधे होते हैं। प्रकृति है, प्रकृति ने 2 बनाए, स्त्री और पुरुष बना, ठीक है। कभी भी स्त्रियां और पुरुष होते हैं, कौन किसके साथ रहेगा वो तय पहले से होता नहीं है, ठीक है। विवाह अलग अलग होते हैं, अरेंज मैरिज होती है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके जो अरेंज मैरिज होगी तो प्रॉब्लम रहेगी सही कि आगे जाकर किसी और को पसंद करने वगैरह होगा ही सही। तो कहा जाता है कि एक तो गोदारा जाट है, एक जो कहा वो मैंने कौन सा जाट कहा? शेर सिंह जाट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि ये दोनों पक्के मित्र हैं, दोनों साथ साथ रह रहे, और मित्रता में विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन विश्वास करने लायक लोग नहीं होते। तो यहाँ पर भी विश्वास करने लायक नहीं है, वो शेर सिंह जाट नहीं है। घर पे हमेशा आता जाता रहता है, वो गोदारा जाट के घर पे आता जाता रहता है, और आता जाता रहता है। तो कहा जाता है एक दिन उसकी बेटी को लेकर फरार हो जाता है, ठीक है। दोनों दोस्त थे, यही से कहा जाता है कि इनमें डिवाइडेशन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही डिवाइडेशन शुरू हो जाता है तो इधर से ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। एक तो गोदारा जाट लड़ने लग जाता है, एक शेर सिंह जाट लड़ने लग जाता है, ठीक है। जाटों में फूट पड़ जाती है। तो गोदारा जाट होता है वो सहायता मांगने के लिए आता है, वो आपके करणी माता के पास आता है। किसके पास आता है? करणी माता के पास आता है। अब नेक्स्ट आगे, करणी माता को पता होता है स्पेशली
वहां पर रहने वाली होती है तो उसको पता होता है कि यहाँ पर साम्राज्य कैसे स्थापित किया जाए, और वो वहां पर तब तक माता का रोल निभाती है, मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत आपके क्रोधित महिला होती है ये एक तरह से, उस समय तक उसका वर्चस्व इतना बना नहीं होता है। ये सीधी सीधी कांटेक्ट करती है, वो राव जोधा से कांटेक्ट करती है, और राव जोधा है वो आपके बैठा हुआ है जोधपुर में। कहां पर बैठा हुआ है? जोधपुर में। कहती है तुम एक काम करो, तुम्हारे पास 2 बेटे, एक तो सातल देव है और एक राव बिका है, उनमें से एक को निकाल दो। तुम क्या करो? निकाल दो। कहा जाता है कि राव जोधा एक को निकाल देता है और उसका नाम होता है राव बिका। कौन सा नाम होता है भैया? राव बिका। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे इसके पीछे पूरी कहानी बनाई जाती है। राव जोधा का दरबार में बैठे होते हैं, फिर राव बिका भी बैठे होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। उसके चाचा है राव कांदल, वो भी बैठे होते हैं दरबार में। कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही होती है, ठीक है, दरबारी होते हैं राव बिका और राव कांदल, चाचा और भतीजा दोनों बातें कर रहे होते हैं। जब जोधा कुछ कह रहा होता है तब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो जोधा उनको उलाहना मारता है कि लगता है चाचा भतीजा किसी नए राज्य की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, कांदल उठ के खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप आज्ञा दे तो हम नए राज्य की स्थापना करके रहेंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जोधा आता है, वो इन दोनों को निकाल देता है। पूरी भूमिका बनाई जाती है, भूमिका वास्तव में ये नहीं है। ठीक है, पहले वाली है, ध्यान रख लीजिएगा। राव बिका को निकाल देता है। अब जैसे ही राव बिका को निकाल देता है तो राव बिका शरण लेने आता है, वो वहां पर करणी माता के यहाँ पर आता है। कहां पर आता है? करणी माता के यहाँ पर बीकानेर में आता है। वहां पर उसका मामा भी मिलता है जिसका नाम होता है नापूजी सांखला। कौन सा नाम होता है? नापूजी सांखला नाम होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा जाता है कि करणी माता के पास ही एक जाटों का वर्ग बैठा होता है, उसका नाम कौन सा होता है? जो सहायता मांगने पहले ही आया, शेर सिंह थोड़ी आया था, गोदारा जाट। कौन सा जाट आया था? गोदारा जाट। तो कहा जाता है कि इस गोदारा जाट के जो भी अनुयायी होते हैं उनका नेतृत्व करना शुरू करता है वो राव बिका शुरू करता है। कौन सा शुरू करता है भाई? आपके शेर सिंह जाट को पराजित कर देता है और धीरे धीरे कहा जाता है कि वहां पर अपना वर्चस्व स्वीकार कर लेता है। अब अगर राव बिका डायरेक्टली आकर कहता कि मैं शासन करना चाहता हूं तो जाट विरोध करते, लेकिन राव बिका ने सहायता की वो गोदारा जाट की। गोदारा जाट पहले ही मुखिया, उसने अधीनता स्वीकार कर ली, तो सारे जाटों ने भी क्या कर ली भाई? आपके अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, और इस तरह से कहा जाता है कि बीकानेर में शासन स्थापित हो गया। किसका शासन स्थापित हुआ? राव बिका का शासन स्थापित हुआ। अब कहा जाता है कि सबसे पहले शासन स्थापित किया है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले बनानी पड़ेगी वो राजधानी बनानी पड़ेगी। क्या? राजधानी। तो कहा जाता है कि एक प्लेस को चुना गया जिसका नाम था कोडम देसर। कौन सा नाम है? कोडम देसर। ठीक है, बीकानेर की अगर राजधानी कौन सी है कभी पूछा जाए तो क से एक राजधानी याद रखनी है, कोडम देसर नामक नई राजधानी को बनाया गया। इसके बाद कहा जाता है धीरे धीरे डेवलपमेंट किया गया। बीकानेर में बी लिखा हुआ है तो ये किस अक्षर, गणित में किस अक्षर के समान मिलता है? 8। तो कहा जाता है 8 और 8 2 बार लिखे और 1488 ईस्वी में एक शहर की स्थापना कर दी जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा नाम है भाई आपके? बीकानेर। और उसका पहला शासक बना वो आपका यही बना। कौन सा नाम बना भाई आपके? राव बिका। एक्चुअल में आए कहां से ये सारे? जोधपुर से आए। कहां से आए? जोधपुर से आए। तो कहा जाता है कि राव बिका शासक बनता है, जोधपुर के राठौड़ वंश का होता है और यहाँ पर आपके शासन की नींव डाल देता है। ठीक है, तो जाटों की आपसी लड़ाई है और उसमें कहते भी अपन 2 की लड़ाई में फायदा किसका होता है? और तीसरा यहाँ पर कौन? हाँ, जो भी वो तीसरे का फायदा होता है यहाँ पर कहते हैं वो तीसरा यही है। ठीक है, राव बिका है और इसी का फायदा हुआ और उसने एक बीकानेर नए शहर की स्थापना की है। अब नेक्स्ट आके बीकानेर शहर की स्थापना होगी, कुछ सालों तक शासन किया और अचानक डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई भाई आपके? बीका की डेथ हो गई। उसी समय कहा जाता है कि वहां पर एक टीचर का आना होता है पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। जो पहले जमाने में जितने भी आप संत वगैरह देखते हो वो एक टीचर ही थे, वो धीरे धीरे बाबे बढ़ गए। क्या बढ़ गए? मेरी भी अंतिम परिणति इसी में लगती है, ऐसा लगता है कभी कभी तो। खैर छोड़ो। अरे नॉलेज ज्यादा हो जाता है फिर त्याग आता है। ठीक है, ऐसे रहता नहीं, आदमी को मोह वगैरह रहता नहीं है, फिर धीरे धीरे प्रवचन देते हैं और बढ़िया रहता है, जो लगता है। मुझे भी अब यही अच्छा लगने लग गया, साला प्रवचन दो और खुश रहो। जो मैं सोच रहा हूँ कि इसी पर कर्म पर वगैरह पर प्रवचन दूं धीरे धीरे, जिससे वीडियो आने लग जाएंगे। कर्म क्या है, भाग्य क्या है, शांति क्या है, धैर्य क्या है, साहस क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, उस पर सोच रहा हूं। अगर जमा
तो नेक्स्ट साल तक लगभग देखो कि इन पर कई सारे मिलेंगे। ठीक है, प्रेमानंद महाराज लास्ट में बनना है साला, बाकी सब फाड़ में जाए दुनिया। खैर छोड़ो। हाँ, पूरे रेगिस्तान में एक गुरु है और उनका नाम है गुरु जसनाथ जी। क्या नाम है? अच्छा, जसनाथ जी कौन से? अग्नि नृत्य वाले। जब भी गुस्सा आ जाता था तो आंख पर डांटते थे। ठीक है, वो ऐसे ही अग्नि नृत्य स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी उन्हें गुस्सा आ जाता था तो वो आंख पर चढ़ के डांटते थे घर वालों को मनाने के लिए, इतने जिद्दी थे। हम्बीर जी जाट के बैठे थे वो। ठीक है, और कतरिया सर बीकानेर के आपके रहने वाले हैं, स्पेशली जिद्दी बहुत जबरदस्त थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो धूणे पर चढ़कर डांस करते थे। जब तक मम्मी पापा नहीं मान जाते तब तक वो धूणे पर ही बैठे रहते थे। मम्मी पापा को डर लगता कहीं बच्चा जल जाएगा, तो इसलिए कहा जाता है कि उसको मनौती करके नीचे उतारते थे। कालांतर में यह परंपरा ही बन गई उनके जाने के बाद में। जो पूजा की जाने लगी वो धूणे की जाने लगी। धूणे का मतलब अग्नि की जलाई जाती है, उसकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, और फिर अग्नि डांस था वो उनका रेगुलर रिलीजन में आ गया, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है राव जसनाथ जी उधर घूम रहे, जोधपुर साइड, बीकानेर साइड में। बीकानेर का कतरिया सर है, वहीं के गुरु रहने वाले हैं, उसका नाम है जसनाथ जी। कौन सा नाम है? जसनाथ जी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उनके पास में एकमात्र टीचर थे, बहुत बढ़िया टीचर थे, ध्यान रख लीजिएगा। राजा का बेटा राव बिका, उसका बेटा राव नरा, उसके बेटे दो हैं। एक तो आपके ये है, नाम कौन सा भी आपके? राव लूणकरण, और एक और है उसका नाम है राव गढ़सी। यहां पर लिखता हूं, लिखवाइए। तो टीचर कौन है? अरे टीचर कौन है? जसनाथ जी। ठीक है, और राजा के दो बेटे, उसमें से एक का नाम तो राव लूणकरण है और एक का नाम कौन सा है? राव गढ़सी। क्या नाम है? राव गढ़सी, याद रह जाएगा, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि उनकी शिक्षा का प्रबंध करना। शिक्षा का प्रबंध करना, उसमें एक ही टीचर पूरे वहां पर मोहल्ले में मिल रहा है, उसको कहा गया कि तू मेरे बेटों को शिक्षा दे। कहा जाता है कि दोनों बेटे उसके पास छोड़ दिए गए। किसके पास छोड़ दिए गए? जसनाथ जी के पास छोड़ दिए गए। ठीक है, तो राव गढ़सी भी जसनाथ जी के पास गया, राव लूणकरण भी जसनाथ जी के पास गया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, लूणकरण छोटा था और राव गढ़सी बड़ा था। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि स्वाभाविक है नेक्स्ट राजा बनेगा वो भी पक्का है। कौन बनेगा? गढ़सी। राजा की तरफ बिहेव करेगा वो भी पक्का है। कौन बिहेव करेगा? गढ़सी। और लूणकरण था, उसको पहले से ही पता है कि भाई अपन को विनम्रता से रहना है, राजा वगैरह अपन बनने वाले नहीं है, इसकी कृपा पर ही जीवित है, तो हर काम कर देना विनम्रता से करना है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादातर विनम्रता आई वो इसमें आई, लूणकरण में आई। अब मुझे ये बताइए जसनाथ जी को ज्यादा पसंद कौन आएगा? लूणकरण। ठीक है, अगर पानी का लोटा पानी भर के मांगते तो आसानी से दे देता, वो यही दे देता। कौन दे देता भाई? आपके लूणकरण। गढ़सी तो पैर पर पैर रख के बैठा रहता कि ना मैं नहीं लाता, जाओ यूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तेरे जैसे बाबे बहुत ज्यादा आएंगे यूं करके। तो ऐसी कंडीशन में लूणकरण तो पसंद आ गया जसनाथ जी को, और राव गढ़सी भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन अकस्मात कहा जाता है कि जसनाथ जी ने कुछ काम बताया और गढ़सी ने इनकार कर दिया। ठीक है, कि मैं होने वाला राजा हूं, मैं कुछ काम करूंगा तुम्हारा आयु। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जसनाथ जी ने तुरंत कहा तू राजा इस जन्म में तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे ही राजा इस जन्म में नहीं बन सकता यूं कहा, तो कहा जाता है कि राव गढ़सी के अभिमान को चोट लगी। उन्होंने कहा कैसे नहीं बन सकता, इस जन्म में 100% राजा बनूंगा। तो वो कौन बनेगा भाई? आपके मैं ही बनूंगा, राव गढ़सी बनेगा। राव लूणकरण को कहा तू तो नहीं बनने वाला। राव लूणकरण ने बिल्कुल मना बोल दिया, ना अपन तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, अगले जन्म की सोचेंगे, और अगले जन्म में भी तुम ही भाई मिले बड़े तो अगले जन्म में भी नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कहा जाता है दो में भयंकर टक्कर हुई, एक तो राव गढ़सी में और जसनाथ जी में। जसनाथ जी चैलेंज कर रहे, एडी चोटी का जोर लगा ले, तू राजा नहीं बनेगा साले, तेरे में लकड़ ही नहीं है। यूं गढ़सी कह रहा है बापटे मैं ही राजा बनूंगा, बाकी तेरे में लकड़ नहीं होंगे, राजा बनूंगा तो मैं ही बनूंगा यूं। और दोनों इस तरह से टक्कर में उतर आए, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि राव जसनाथ जी ने बार बार चेताया कि तू 100% राजा नहीं बनेगा, लिख के रख ले। आखिर में कहा जाता है कि राव नरा की मृत्यु हुई और राज्याभिषेक का समय आया। राज्याभिषेक का जैसा ही समय आया तो उस समय राज्याभिषेक किया जाना तय हुआ, वो इसी का किया जाना तय हुआ जिसका नाम था राव गढ़सी। जैसे ही राज्याभिषेक किया जाना तय हुआ तो इसने इनवाइटेशन दिया। सबसे पहला इनवाइटेशन किसको देगा? जसनाथ जी को। अपन भी उसी को देते जो चैलेंज करता है अपन को। ठीक है, नौकरी अगर लगता है और कोई पहले से यूं बोला होता कि तू नौकरी नहीं लगेगा तो फर्स्ट स्टेटस उसी पर लगाते हैं अपन, ध्यान रख लीजिएगा। और शो फिर करने वाला टिक अलग से करते हैं
रोज का इसी पर शो होता रहे, ठीक है। तो कहा जाता है पहला ही इनविटेशन दिया वो राव आपके जसनाथ जी को दिया। जसनाथ जी ने फिर कहा कि भले ही तू इनविटेशन देने आया लेकिन तू राजा नहीं बनेगा, ठीक है। कहा जाता है तुम आना, मैं तुमको दिखाता हूँ, पहली सीट पर बिठाऊंगा ये, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां पर पूरा राज्याभिषेक का समय था, रावगढ़ से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आपके जसनाथ जी को बराबर सामने बिठाया। अब वो हर एक मोमेंट हो रहा है उसको बहुत तरीके से प्रसारित कर रहा है, कह रहा है कि देख बाबे बन रहा हूं मैं राजा धीरे धीरे, और आज मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। पगड़ी पहनाई है तो पगड़ी पर हाथ टच कर रहा है, कह रहा है देख ये पगड़ी पहनी है, ठीक है। राज तिलक हो रहा है तो राज तिलक बताता है कि देख ये राज तिलक भी हो गया है, राजा मैं बन रहा हूं। जसनाथ जी कह रहे हैं अरे नहीं बनेगा, तू भले कितना भी कोशिश कर ले तू राजा इस बार नहीं बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। वो कह रहा है कैसे नहीं बनूंगा, आधा राजा बन चुका हूं, ठीक है, बस एक धारण करना बाकी है। क्या धारण करना बाकी है? तलवार धारण करना बाकी है। तो कहा जाता है कि बाद में तलवार दी है उसको सामंतों ने लाकर, ठीक है। पहले तलवार देनी पड़ती थी, तलवार बंधाई की रस्म होती थी, ठीक है। तलवार राजा लेता था, फिर लहराता था, और फिर वो क्या होती है म्यान बांधी जाती है तो उसमें डालता था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में उसने तलवार ली, जसनाथ जी की तरफ देखकर 3 बार लहराई तलवार कि देख अब तो तलवार बंधाई की रस्म भी होगी। नेक्स्ट राजा कौन बन गया भैया? आपके रावगढ़सी बन गया। जसनाथ जी तब भी कह रहे हैं कि तू नहीं बनेगा, लिख के रख ले। एक तो उस आदमी को कॉन्फिडेंस कितना रहा होगा वो देखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि इतना सब हो रहा है, एक आदमी सामने बैठ रहा है फिर भी वो कह रहा है कि तू राजा नहीं बनेगा, देख ले। तो कहा जाता है कि उसने तलवार लहराई है। फिर कहा जाता है कि अचानक तलवार डालने के लिए जोर से म्यान में घुसाने गया, वो तलवार थोड़ी सी साला मिस होगी और अंदर वाले भाग में रह गई, और जोर से जैसे ही डाली तो सीधी सीधी आंतड़ियों में घुस गई, ठीक है। म्यान में डालनी थी, आंतड़ियों में घुस गई और मर गया। वो कौन मर गया भाई? आपके रावगढ़ सिंह मर गया। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके स्पेशली राजा बना, वो कौन बना? रावलूणकरण, और इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि उसने जसनाथ जी पर धन वर्षा कर दी, अनंत धन वर्षा कर दी कि क्या यार तुम्हारी भविष्यवाणी है, इतनी सटीक भविष्यवाणी तो कोई दुनिया का खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर नहीं कर पाते कि इतना सटीक टाइम पे जब पूरा काम हो गया था फिर भी ये मरेगा इसलिए मरेगा, तुम अपने वचन पर डिगे रहे। भयंकर तरीके से धन लुटाया उसने, जितना धन था खजाने का उतना उस दिन जसनाथ जी पर न्यौछावर किया, जसनाथ जी के अनुयायियों पर न्यौछावर किया। और जो भी सबसे बड़ा दान करता है उसकी तुलना किससे की जाती है? कारण से की जाती है। किससे की जाती है? कारण से की जाती है। इसीलिए इनको कहा गया, वो आपके भविष्य में वही कहा गया, कौन सा कर्ण कहा गया? कलयुग का कर्ण, ठीक है, जिसने सोना चांदी वगैरह सब कुछ लुटा दिया, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको कहा गया, वो रावलूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया, ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। तो इस तरह इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसको सबसे ज्यादा पसंद ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहा जाता है कि अपनी साम्राज्य विस्तार किया, पंजाब की तरफ आक्रमण किया। पंजाब में एक कस्बा और था और उसको जो कहा जाता है, ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, क्या मालूम, वो कहलाता है नारनौल। कौन सा कहलाता है? और नारनौल का एक शासक था, उसका नाम ये था, नाम कौन सा भी आपके? अबीमीरा। कौन सा नाम है? अबीमीरा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे तो नारनौल है, पंजाब का कस्बा है, वहां का एक शासक है अबीमीरा, और कहा जाता है कि अबीमीरा इसके खिलाफ लड़ने आया। इधर वाला राजा है उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? लूणकरण, ठीक है। तो एक तरफ लूणकरण, एक तरफ अबीमीरा, और ये दोनों कहा जाता है कि इन दोनों में युद्ध तय हुआ। इसने पता लगाया पहले कि बिना लड़े युद्ध कैसे जीता जा सकता है। अब बिना लड़े युद्ध किसी से जीतना है तो उसकी कमजोरी को सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि इसकी कमजोरी कौन सी है वो पता लगाओ। कहा जाता है कि ये खाने में बहुत निपुण है और इसको सबसे ज्यादा एक चीज पसंद है। वो कौन सी चीज पसंद है? डोसा। कौन सी चीज पसंद है? डोसा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि डोसा बहुत ज्यादा खाता है। कौन सा शासक खाता है? अबीमीरा। अगर युद्ध में भी डोसे लाए जाए तो ये खाना शुरू कर देता है, युद्ध भूल जाता है, इतना ज्यादा लालची है। हाँ, दो शासक खाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। एक तो अपना कल्याणमल था, बीकानेर का, ये खाने का इतना खतरनाक बचपन से ही, ठीक है। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बचपन में जब छोटा था, भले ही राजा का बेटा था,
फिर भी अगर किसी के हाथ पे चॉकलेट देख लेता, और चॉकलेट देख लेता यहां तक नहीं था, किसी के हाथ में चॉकलेट देख लेता वो तो बहुत दूर की बात है, किसी के मुंह में भी चॉकलेट देख लेता है स्पेशली, तो यूं करके निकाल के खा जाता था तुरंत। ध्यान रख लीजिएगा, अगर ऐसा कोई शासक हुआ है तो वो आपका कल्याणमल हुआ है। कौन सा हुआ है? कल्याणमल। कल्याणमल को सबसे ज्यादा शौक रहा है वो खाने का ही शौक रहा है, और उसीलिए उसने कहा जाता है जैसे ही राजा बना तो सबसे पहले किताबें लिखवाई। किस पर किताबें लिखवाएगा? व्यंजनों पर। अच्छा, व्यंजनों पर किताबें लिखवाएगा, उन किताबों का नाम क्या दिया जाएगा? या व्यंजन पर जो किताबें लिखी जाएगी वो किताबें कौन से शास्त्र पर लिखी जाएगी? जैसे संगीत पर किताबें लिखी जाएगी, संगीत शास्त्र पर लिखी जाएगी, यूं कहते हैं, ठीक है। इसी तरह व्यंजनों पर अगर किताबें लिखी गई, खाने पर अगर किताबें लिखी गई तो वो कौन सी किताबें होगी, कौन से शास्त्र पर लिखी जाएगी? व्यंजन शास्त्र। वाह, पाक शास्त्र की किताबें कहते हैं यार। कौन से शास्त्र की किताबें कहते हैं? पाक शास्त्र की किताबें। तो कहा जाता है जैसे कल्याणमल राजा बनेगा तो वो अपने दरबार में पहले ऐसे आदमी को बुलाएगा जो स्पेशली पाक शास्त्र की किताबें लिखने में निपुण है। और कल्याणमल के समय दुनिया का सबसे बड़ा शेफ, दुनिया का सबसे बड़ा शेफ का मतलब भोजन बनाने वाला अगर रसोईया था तो उसका नाम था सदाशिव भट्ट। कौन सा नाम था? सदाशिव भट्ट, ठीक है। उसी ने कहा जाता है कि रसोईया चलाई थी विभिन्न तरह की, उसका मार्केट बहुत ज्यादा चलता था, तो उसको पहले दरबार में बुलाया और कहा तेरे पास टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे व्यंजनों की मुझे किताब लिख कर दे। और उसी व्यंजनों की किताब लिखकर उस सदाशिव भट्ट ने कल्याणमल को दी है। ध्यान रख लीजिएगा, उसी का नाम है राजविनोद। कौन सी किताब है? राजविनोद, ठीक है। वीर विनोद है वो मेवाड़ में लिखी गई है, श्यामलदास दत्तवाड़िया द्वारा लिखी गई है। और राज विनोद है वो आपके बीकानेर में लिखी गई है, कल्याणमल के समय लिखी गई है, और सदाशिव भट्ट द्वारा लिखी गई है। दोनों सा नाम वाले है, ठीक है। वीर विनोद भी सा नाम वाले ने लिखी है, राज विनोद भी सा नाम वाले ने लिखी है, लेकिन वो जो लिखी है वो आपके उस शास्त्र पर है। किस शास्त्र पर है? पाक शास्त्र पर है। किस शास्त्र पर है? पाक शास्त्र पर है, ठीक है। चलो ओरिजिनल स्टोरी पर आता है, अपने वाली स्टोरी पर। अपने बीकानेर के राजा का नाम क्या है इधर? लूणकरण। और आपके स्पेशली उसके सामने लड़ने के लिए आया वो एक राजा है, उसका नाम कौन सा है? अभिमीरा। खाने का बहुत ज्यादा शौकीन रहा है वो अभिमीरा रहा है, और वो भी एक व्यंजन बहुत ज्यादा खाता। कौन सा खाता? डोसा, ठीक है। दरबारियों ने सलाह दी है कि भाई एक काम करो, अगर इसको हराना है तो इसके सामने डोसा ले जाना पड़ेगा, फिर कंपटीशन देना पड़ेगा इसके लिए स्पेशली कि अगर तू एक डोसा खा सकता है तो मैं 2 डोसे खा सकता हूँ। ध्यान रख लीजिएगा, जैसे ही कंपटीशन देंगे तो ये ज्यादा डोसे खाएगा, ठीक है। कौन ज्यादा डोसे खाएगा? अभिमीरा। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि ज्यादा डोसे खाते खाते ये ओवरफ्लो हो जाएगा, इसका पेट फट जाएगा और साला ये मर जाएगा। पूरी प्लानिंग की हमने, क्योंकि अपन के पास इतनी सेना नहीं है बीकानेर में, नारनौल में ये पहले से शासन कर रहा है तो इसके पास बहुत ज्यादा सेना है। ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि युद्ध शुरू हुआ प्लानिंग के अनुसार फर्स्ट में डोसा लेके तुरंत ये दौड़ा। कौन दौड़ा? अभिमीरा। खाने लगा, ठीक है। उधर से कहा जाता है कि ना आपके ना लूणकरण भी प्लेट ले आया। रकाबी में मिलते हैं डोसा? थाली में मिलते हैं? अच्छा, प्लेट में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? अहमदाबादी मिलते हैं, अपने यहाँ पर मिलते हैं? अच्छा, मिलते हैं। मैंने डोसे ही नहीं देखे यार अभी तक। यही खा रहा है, इतना ही ध्यान है। 2 कटोरी में क्या मिलता? अच्छा, यही सांबर वाला, वो तो कड़ी होती है। एक में वो नारियल वाली चटनी देते हैं और एक में वो सांबर देते हैं। सांबर कड़ी होती है, अलग होता है। साला मेरे को फिर सारा खटाई पे दिखता है। चलो छोड़ो। अपना लूणकरण भी प्लेट लेकर आया और कहा जाता है डोसे खाने का कंपटीशन रहा। किन किन के मध्य रहा? अभिमीरा और लूणकरण के बीच में। रोज डोसे खाता था, पसंद थे, रोज खाता था, तो वो तो ये तो खाता ही था। अपने वाले पर साइड इफेक्ट किया, किस पर? लूणकरण पर। ओवरफ्लो हो गया, वो इसका होना था। ओवरफ्लो हो किसका गया? लूणकरण का हो गया, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। मर कौन गया? लूणकरण मर गया। इसी को इतिहास में एक युद्ध कहा जाता। कौन सा युद्ध लिखवाए? डोसा का युद्ध लिखवाए? नहीं लिखवाए, सारे रह गए, इसका मतलब चलो छोड़ो। तो इसी को इतिहास में डोसा का युद्ध कहते हैं। और वो किसके द्वारा लड़ा गया? लूणकरण और अभिमीरा। और इसमें लूणकरण मारा गया। कौन मारा गया? अभी आपके लूणकरण मारा गया। तो 2 चीजें लूणकरण की ध्यान रखनी है। एक तो जैसे ही राज्याभिषेक हुआ इसने किया क्या था? धन की वर्षा, और इसीलिए इसको क्या कहा गया था? कलयुग का कारण कहा गया था, ठीक है। और एक चैलेंज दिया, वो कौन सा खाने का दिया? डोसा खाने का दिया है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि इसको स्पेशली युद्ध कहा जाता है, वो डोसा का युद्ध कहा जाता है। यार ये तो लिखवाने कैसे रहेगी? मैंने फिर लिखवाया क्या? नेक्स्ट अगर आगे पूर्वानुमान लगाना हर सब्जेक्ट में,
तो हर सब्जेक्ट में उतना आगे जाना पड़ेगा जो किताबों में अभी तक आया नहीं है, या फिर नेक्स्ट आगे कहीं और लिखा है, उतना अपडेट होना पड़ेगा। ये कई सारी चीजें पिछले नोट्स में नहीं है। ये जैसे पाकशास्त्र की किताब नहीं होगी, ये वो 2 गांव जो चैतक के लिए दिए गए थे महाराणा प्रताप ने, कौन कौन से थे भाई? महाराणा प्रताप के पास पैसे नहीं थे, 2 गांव दिलवाए थे मैंने। मेहनत कहां दिलवाए थे? महाराणा प्रताप ने दिए थे। कौन कौन से दिए थे? गढ़वाल और बनोली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये आएगा, फिर आएगा। पिछले टाइम 3 साल पहले लिखवाया था। ये नमक वाले पानी वाले जो खर्चे हैं वो एकलिंगनाथ मंदिर में कभी कभी आएंगे, ये मुझे 3 साल पहले से अंदाजा लग गया था। उसके शिलालेख को एक दिन बैठा बैठा स्क्रैप कर रहा था, देख रहा था, तो नेक्स्ट आगे आएगा ये कहा था, तो नेक्स्ट अब आया है जाके। अब ये क्वेश्चन है वो नेक्स्ट कंपटीशन में वापस आने शुरू होंगे, और 1 2 दो चार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो गई लाइक इसमें टेलीग्राम में भी गलत ही मान है। हाँ, तो वो अभी तक किताबों में आया ही नहीं है, गूगल पे देगा ही नहीं, तो गलत मानेंगे ही सही के, स्वाभाविक है। कई सारी आंसर की में वो अभी भी गलत मान रहे, लक्ष्य के आंसर की में, कई सारी आंसर की में देखना आंसर ही गलत मान रहे। उसका कारण यही है कि उनको कहीं मिल नहीं रहा है। जब मिल नहीं रहा है तो आंसर की निकालनी है, तो एक आध ना एक आध टिक कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में कई सारे क्वेश्चन है कि उनके 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत मान रहे हैं, वो इसलिए माने जाते हैं, किताबों में मिलते ही नहीं है ढूंढने पर, वो शिलालेखों में स्पेशली ऐसे कई लिखे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपन बात कर लेते हैं रावजयसी तोतला। उसने पाहेबा साहिबा का एक युद्ध किया और कहा जाता है मालदेव के विरुद्ध ये मारा गया। जैसे ही कहा जाता है ये मारा गया है तो उसका बेटा नेक्स्ट शासक बना। नाम कौन सा है? कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल की दुश्मनी है वो इसी से, किससे भाई? आपके मालदेव से, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो मालदेव जहां जहां पर भी रहेगा कल्याणमल उसका दुश्मन रहेगा। अब मालदेव के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया वो शेरशाह सूरी आया, और उसने एक आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण किया? गिरी सुमेल का युद्ध। अच्छा, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब था? 1544 में हुआ। ठीक है, देखो 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध है। इसके 100 सालों बाद जस्ट कब होंगे? 1644 में मतीरे की राड़ है, और मतीरे की राड़ तरबूज के लिए हुई थी। कौन से 2 गांवों के मध्य हुई थी? बीकानेर और नागौर, दोनों के मध्य। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है वो 100 सालों का ही डिफरेंस है। अगर इतना ही याद रखोगे दोनों डेट याद रहेगी। एक 1544 है, एक कौन सी है भी आपके? 1644 से, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है शेरशाह सूरी आया है। शेरशाह सूरी आया है तो अपने बाप का अपमान का या बाप की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। वो आपका वही शासक लेना चाहता है कल्याणमल। कल्याणमल सहायता किसकी करेगा? शेरशाह सूरी की सहायता करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और कहा जाता है मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की सहायता की है। इस युद्ध में कहा जाता है कि मालदेव पराजित हो गया है और शेरशाह सूरी वो जीत गया। ठीक है, कालांतर में मालदेव की मृत्यु हुई है और मालदेव का बेटा शासक बना जिसका नाम था रावचंद्र सेन। नाम पढ़ा है अपन ने, कौन सा? रावचंद्र सेन। ठीक है, और अकबर का नागौर दरबार हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। रावचंद्र सेन का विरोधी है वो उसका बड़ा भाई है। नाम कौन सा? मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा? मोटा राजा उदय सिंह। तो कहा जाता है कल्याणमल सहायता कर रहा है, वो उदय सिंह की सहायता कर रहा है। कहा जाता है उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की है, तो नेक्स्ट आगे कल्याणमल ने भी सहायता कर दी, आपके स्वीकार कर लिए, वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए। कौन से दरबार में? नागौर दरबार में। है कब? 3 नवंबर 1570 को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। अब जैसे ही कहा जाता है अकबर की अधीनता स्वीकार की है तो कहा जाता है कि बीकानेर का वास्तविक स्वामी मान लिया गया है, वो कल्याणमल को मान लिया गया है। ठीक है, ये अब माना गया है। पहले कल्याणमल एक्चुअल में इतना बीकानेर का वास्तविक संप्रभु संस्थापक नहीं है, क्योंकि मालदेव के अधिकार में ये बीकानेर आ चुका था वापस। तो यहाँ तक की सारी स्टोरी है। कहा जाता है इसके बाद में कहा जाता है कि इसको खाने का बहुत ज्यादा शौक था। एक ग्रंथ लिखवाया। ग्रंथ कौन सा बताए? राज विनोद। कौन सा ग्रंथ है? राज विनोद। किस शास्त्र पर है? पाक शास्त्र पर। पाक शास्त्र पर ये एक ही किताब है पूरे राजस्थान इतिहास की या राजस्थान साहित्य की, एक ही किताब है पाक शास्त्र पर, वो राज विनोद है। और लिखी किसने? कौन सा ब्राह्मण था? सदाशिव भट्ट। पहले पाक शास्त्र का काम करते थे, मतलब खाना पकाने का काम करते थे, वो केवल ब्राह्मण वर्ग करता था, बाकी कोई नहीं करता था। ठीक है, अपना काम है वो खेती का ही था। शूद्रों का काम है वो केवल साफ सफाई था, और केवल खाना बनाने का या भोजन बनाने का राजा की रसोइयों में जो काम होता था वो किसका होता था भाई? आपके ब्राह्मण वर्ग का होता था। तो ब्राह्मण वर्ग का सदाशिव भट्ट नाम का आदमी है, वो ही खाना बनाता था हर जगह पर, और उसी का खाना सबसे ज्यादा टेस्टी होता था। तो उसी ने पाक शास्त्र पर पहली ये किताब लिखी है। तो आपकी ये किताब हो जाती है जिसका नाम राज विनोद है, पाक शास्त्र पर लिखी गई है, सदाशिव भट्ट द्वारा लिखी गई है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि ये कल्याणमल के समय लिखी है। किसके समय लिखी है?
कल्याणमल के समय लिखी है, ठीक है। कालांतर में कहा जाता है कि कल्याणमल ने अपना राज्य वो अपने बेटे को सौंप दिया और उसका बेटा एक था जिसका नाम था राय सिंह। कौन सा नाम था? राय सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर दिलचस्प मोड़ आते हैं पूरी कहानी में। एक तरफ कहा जाता है कि आपके वो कल्याणमल है, उसके दो बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है जो बड़ा बेटा है, सॉरी बड़ा बेटा क्या, बड़े बेटे का नाम है वो राय सिंह है। एक छोटा बेटा और है, उसका एक नाम और है जिसका नाम पृथ्वी सिंह है। कौन सा नाम है? पृथ्वी सिंह। और ये पृथ्वी सिंह वही है जिसका अगर पूरा नाम लिखोगे तो बन जाएगा, ये पूरा वंश कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? राठौड़ वंश। तो पृथ्वी सिंह क्या लगाएगा पीछे? राठौड़। और पृथ्वी सिंह राठौड़ का अगर आपने नाम सुना हो तो ये क्या है? पृथ्वी सिंह राठौड़ था कौन? अच्छा कौन था? पृथ्वी सिंह राठौड़ था कौन, मैं पूछ रहा हूं। नेक्स्ट एक कवि था। कौन था? कवि। किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अकबर के दरबार में रहता था। उसकी फेमस रचना कौन सी थी? बेली कृष्ण रुक्मणी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अकबर ने उस रचना पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता पाई थी, मतलब अकबर बहुत जबरदस्त प्रसन्न हुआ था। उसको एक जागीर दी थी। जागीर कौन सी दी थी? गागरोन की। और गागरोन आता कहां पर है? झालावाड़ में आता है। तो कहा जाता है कल्याणमल है। कल्याणमल अपने दो बेटों को लेकर नागौर दरबार में गया। नागौर दरबार 1570 में हुआ। एक बेटा जो गया है वो राय सिंह है, बड़ा बेटा। छोटा बेटा जो गया है वो आपके पृथ्वी सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कल्याणमल कह रहा है मेरे ये दो बेटे हैं और मैं इनको आपके दरबार में सौंप रहा हूँ, मुगल अधीनता में स्वीकार कर रहा हूँ। दोनों बेटों को अकबर अपने अंडर में ले लेता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कुछ वार्तालाप राय सिंह से करता है, कुछ वार्तालाप पृथ्वी सिंह से करता है, ठीक है। बड़े बेटा है उसका नाम राय सिंह है, तो पहला जो हक बनता है वो राय सिंह का बनता है। किसका बनता है? राय सिंह का, कि भाई कोई जागीर देनी है तो पहले राय सिंह को दे, ठीक है। पहले अगर कुछ पुरस्कार देना है तो पहले राय सिंह को दे। लेकिन पता नहीं अकबर के दिमाग में क्या शरारत सूझती है, अचानक कहा जाता है कि वो दोनों से बातें करते करते घूम जाता है, वो पृथ्वी सिंह की तरफ घूम जाता है और उसे एक उपाधि दे देता है, डिंगल का हॉरस। किसकी उपाधि दे देता है? डिंगल का हॉरस। अगर डिंगल में कोई बहुत अच्छी कविता कर सकता है तो वो तुम कर सकते हो। एक खास बात ये, दोनों राइटर है, राय सिंह भी राइटर है और आपके स्पेशली ये पृथ्वी सिंह राठौड़ है वो भी बहुत अच्छा राइटर है। दोनों बहुत अच्छे राइटर है, ठीक है। राय सिंह भी अपनी कविता सुनाता है, नेक्स्ट आगे पृथ्वी सिंह राठौड़ भी अपनी कविता सुनाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अकबर होता है वो पहले दे देता उपाधि डिंगल का हॉरस, वो पृथ्वी सिंह राठौड़ को दे देता है। ऐतराज करेगा कौन? राय सिंह ऐतराज करेगा। वो कहता है ओ सॉरी मिस्टेक हो गई, देनी तो उपाधि मुझे तुम्हें थी। किसको थी? राय सिंह को थी, लेकिन मैंने गलती से दे दी। वो किसको दे दी भाई? पृथ्वी सिंह राठौड़ को दे दी। और अगर गलती हो जाती है तो अपन को बोलना क्या? सॉरी। तो सॉरी अकबर ने बोल दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राय सिंह ने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बार बारी आई वो जागीर देने का है कि मैं तुम दोनों को जागीर देना चाहता हूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अचानक फिर अकबर का मुंह है वो पृथ्वी सिंह राठौड़ की तरफ घूम गया, ठीक है। और उसने कहा कि मैं तुझे नाम गागरोन की जागीर लिखता हूं। नेक्स्ट वापस अपन क्या करेंगे? इधर वाले ऐतराज करेंगे कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, पहले मेरा हक है, यो ध्यान रख लीजिएगा। तो राय सिंह ने वापस ऐतराज जताया। वापस अकबर क्या कहेगा? सॉरी, बिल्कुल सॉरी, अब की बार पक्का वाला सॉरी, फाइनल वाला सॉरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब से ऐसा नहीं होगा, ये तो जागीर मैंने इसको दे दी तो दे दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से दो उपाधि अकबर द्वारा दी गई, एक तो डिंगल का हॉरस उपाधि दी गई और एक आपकी उपाधि दी गई है, उसका नाम कौन सा? गागरोन की जागीर नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? उसको एक वर्ड बहुत चुभेगा। कौन सा शब्द चुभेगा? अरे सॉरी चुभेगा स्पेशली, ठीक है, कि 2 बार सॉरी बोलकर 2 मेरे खाते में जो चीजें आती थी वो आपके किसको दे दिए? पृथ्वी सिंह को दे दिए। और यही सॉरी है वो अब बहुत खतरनाक नड़ेगी। किसको नड़ेगी? अकबर को नड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा उसके 2 बेटे। सेटिंग चेंज कर देना अंदर का। नेक्स्ट आगे अगले जो चीज है वो राइसिंग है, आपके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे रह रहा है वो आपके इसके दरबार में रह रहा है। दरबार किसका?
अकबर का दरबार है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अकबर के दरबार में पहली बार गए, कहा जाता है कि दोनों राजकुमार साथ साथ खड़े। बड़ा है वो ये है, कौन है भैया आपके? राय सिंह है, ध्यान रख लीजिएगा। छोटा है वो पृथ्वी सिंह राठौड़ है। लेकिन अकबर ने कहा जाता है कि दोनों बार, एक बार जागीर देनी थी तो भी पृथ्वीराज राठौड़ को दे दी, कौन सी? गागरोन की। एक बार आपके स्पेशली उपाधि देनी थी तो भी पृथ्वीराज राठौड़ को दे दी, डिंगल का हौरोस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है राय सिंह नाराज हुआ, कल्याणमल मरा, उसको लगा कहीं अकबर वापस नहीं दे दे, तो पहले ही सिंहासन पर जाकर बैठ गया, कौन? राय सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन उसके मन में अक्सर टीस रही कि ये शौरी, दो शब्द शौरी के जो बोले उससे मेरा हक छीना गया है, ठीक है। और उसके लगातार दिमाग में रहा कि कभी कभी मैं भी शौरी बोलूंगा। किसको बोलूंगा? अकबर को बोलूंगा, ठीक है। 1570 के नागौर दरबार में इसने शुरुआत कर दी थी इसकी, कि अकबर एक तरफ बैठा था, उसका बेटा एक तरफ बैठा था, जहांगीर। और अकबर ने कहा भाई तुम्हारे खानदान में तुम विवाह किसका करवा रहे हो, ठीक है। तो राय सिंह की एक बेटी भी थी, कहा हाथ ऊंचा करके मैं मेरे खानदान में मेरी बेटी का विवाह आपसे करवा रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। आपसे क्या करवा रहा हूँ? मेरे खानदान में मेरी बेटी का विवाह है वो मुगलों से करवा रहा हूँ या मुगल खानदान में करवा रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि वो अपनी बेटी को लेकर आया। अकबर कहा जाता है उठा कि दुल्हा मैं ही हूँ, और उसने भी कहा जाता है फिर पहला ही विवाह करवा दिया। वो किसे करवा दिया? सलीम से करवा दिया, ध्यान रख लीजिएगा, शहजादे सलीम से। और अकबर को उसी दिन कहा जाता सॉरी बोल दिया था कि मेरे से गलती होगी, मैंने आपके बेटे से भी निकाह करवा दिया, अब मैं माफी मांगता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा राजा वो आपका ये है, नाम कौन सा भी आपके? राय सिंह। अक्सर ये बदला लेने की फिराक में रहता था, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि जो अकबर काम देता उसका उल्टा काम करता था। कौन काम करता था आपके? राय सिंह काम करता था। कहा जाता है कि ये दो भाई थे, एक तो इब्राहिम मिर्जा और एक मोहम्मद जमान मिर्जा। एक तो इब्राहिम मिर्जा है इधर से, ध्यान रख लीजिएगा, ये राजस्थान में बना देता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपके आगरा है स्पेशली, इस दरबार में रह रहा है वो अकबर रह रहा है। यहाँ पर आपके स्पेशली गुजरात है, यहाँ पर दो भाई शासन कर रहे हैं और उनका नाम है मोहम्मद जमान मिर्जा और इब्राहिम मिर्जा। एक शब्द में लिख रहा हूं इब्राहिम मिर्जा और एक शब्द में लिख रहा हूं मोहम्मद जमान मिर्जा। आगरा में यहाँ पर बाग बनवाए, अकबर वगैरह में बाग बनवाए थे, स्पेशली पौधे लगाएगा। कौन से पौधे? फूलों वाले, ठीक है, नहीं खाने वाले लगवाए थे इसने तुम फूलों वाले लगा सकते हो, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, खाने वाले कौन से पौधे लगाएगा? अनार और एप्पल, और वास्तव में अमीरी झलकती है तुम में, अरे और अंगूर। वाह, अगर बिला आपने कौन सा अंबानी के खानदान से मैं मिल रहा हूं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अरे आम के पौधे लगाए थे यार गजब के लोग हो। आज भी आगरा में आम के पौधे बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये लंगड़ा, अल्फोंसा वगैरह जो आम आते हैं वो उसी समय से चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अकबर कालीन है सारे। तो कहा जाता है वहां पर आम के पौधे लगाए थे। पहली बार ऐसे विचित्र आम के पौधे लगे थे। जब विचित्र आम के पौधे लगते हैं तो अपन भारतीय उनको तोड़ने में माहिर है, ठीक है। तो कहा जाता है दो बंधु थे, उनमें से एक का नाम था इब्राहिम मिर्जा और एक का नाम था मोहम्मद जमान मिर्जा। कौन सा नाम था? इब्राहिम मिर्जा और मोहम्मद जमान मिर्जा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है मोहम्मद जमान मिर्जा को देखने के लिए रखता था और इब्राहिम मिर्जा कूद के अंदर चला जाता था। क्या तोड़ने चला जाता था? आम तोड़ने चला जाता था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ से आमों को लूट लेते थे और हर बार लूटता था वो इब्राहिम मिर्जा लूट रहा था। एक बार अकबर को गुस्सा आ गया और अकबर ने कहा जाता है कि वहां से पीछा किया। किसका पीछा किया? इब्राहिम मिर्जा का पीछा किया। अब इधर समुद्र है तो इब्राहिम मिर्जा कहीं भागकर जा नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में या तो वो दक्षिण भारत में जाएगा या फिर नेक्स्ट आगे जाएगा। वो आपके कौन से भारत में जाएगा बचने के लिए? उत्तर भारत में जाएगा। तो गुजरात पर अटैक किया, अकबर द्वारा अटैक किया गया। दो भाइयों पर अटैक किया गया, एक तो इब्राहिम मिर्जा है और एक मोहम्मद जमान मिर्जा है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो यहां से इधर भागा और इधर जैसे ही भागा तो कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर का विश्वास पात्र सेनापति बैठा हुआ है। उसका नाम कौन सा है? राय सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अकबर पीछे पीछे भाग रहा है, इब्राहिम मिर्जा आगे भाग रहा है, मोहम्मद जमान मिर्जा वो इसके पीछे भाग रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। अकबर का उद्देश्य पकड़ना, इन दोनों में से किसको पकड़ना? इब्राहिम मिर्जा, क्योंकि आम की चोरी कौन कर रहा है भी आपके? इब्राहिम मिर्जा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप किसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हो तो बोलते क्या? आप चिल्लाते क्या? अरे
अरे कोई चोर आ जाता आपके गांव में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और चोर आगे आगे दौड़ रहा, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो, सामने से अगर कोई आदमी आ जाए तो आप उसको क्या कहते हुए चिल्लाते हो? हुई अभी थोड़ी, तो अरे हुई अभी तो कहेंगे, लेकिन इसके बाद क्या कहते हो, ये बोल रहा हूं मैं, तो दौड़ो दौड़ो यो कहते हो। अरे सामने वाले को क्या कहोगे? एक आदमी इधर खड़ा है, ये इधर ही भाग रहा है, इसको क्या कहोगे? इसको क्या दौड़ाओगे? तो जो पीछे वाला है उनको दौड़ाओगे, इसको क्या कहोगे? पकड़ो। अब पकड़ो अपन यूं नहीं कहते, बल्कि अपन वागड़ी में कहते हैं काटो हा। क्या कहते हैं? किसको काटो हा? इब्राहिम मिर्जा को काटो हा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अकबर इधर से चिल्लाया कि काटो हा काटो हा काटो हा, उसको भी पता नहीं कहा कि काटो हा इसको बोला था, इब्राहिम मिर्जा को बोला था कि इसको पकड़ना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो भी पूरा बदला लेने की फिराक में था। कौन बदला लेने की फिराक में था? राय सिंह। काटो किसको आएगा? मोहम्मद जमान मिर्जा को। किसको पकड़ा भाई आपके? मोहम्मद जमान मिर्जा को। कहा जाता है कि इब्राहिम मिर्जा इधर से निकल के भाग गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पकड़ लिया गया, वो ये पकड़ लिया गया। कौन पकड़ लिया गया? मोहम्मद जमान मिर्जा पकड़ लिया गया। और जैसे ही मोहम्मद जमान मिर्जा पकड़ लिया गया, इसने इतना टाइट पकड़ लिया, टाइट पकड़ लिया का मतलब बहुत जबरदस्त टाइट पकड़ लिया कि राय सिंह के हाथों में इसकी मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु होगी भाई आपके? मोहम्मद जमान मिर्जा की मृत्यु होगी। एक शब्द मैंने बोला था काटोहा, और यही आपका इस शब्द भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काटो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी लड़ाई को कहा जाता, वो ये लड़ाई कहा जाता, नाम कौन सा है? कठोली की लड़ाई। तो कठोली की लड़ाई काटोहा वाली लड़ाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें पकड़ना किसको? इब्राहिम मिर्जा को पकड़ना है, ठीक है। गलती से पकड़ा कौन गया? मोहम्मद जमान मिर्जा पकड़ा गया, ध्यान रख लीजिएगा। ये किसकी पहली लड़ाई है भाई आपके? राय सिंह की पहली लड़ाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दूसरी जो लड़ाई होगी आपके, वो स्पेशली चंद्रसेन के साथ में होगी, ध्यान रख लीजिएगा। चंद्रसेन के साथ में भी बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रही है। हाँ, यहाँ पर आपके पोखरण दुर्ग है, पोखरण दुर्ग के इधर जस्ट पहाड़िया, और उनको मैंने एक पहाड़िया लिखवाया था जिसका नाम था आपकी ये पहाड़िया। नाम कौन सा भी आपके? कानूजा की पहाड़िया। जो चंद्रसेन थे वो 3 आदमी छिपे रहते थे, हमेशा 3 आदमी साथ में रहते थे, और उनके लिए मैंने ये ट्रिक लिखवाई थी। 3 कौन कौन थे? एक तो बेरीसाल था, एक देवीदास था, एक रामचंद्र सेन खुद था, ठीक है। इधर से कहा जाता है अकबर ने भेजा एक आदमी को, उसका नाम था जलाल खान कोरची। कौन सा नाम था? जलाल खान कोरची था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है जलाल खान कोरची जैसे ही आया तो जलाल खान कोरची को कहा अपना एक आदमी है वहां पर, तेरी सहायता करेगा। अब तक अकबर को पता नहीं लगा, ठीक है। कहा जाता है तेरी सहायता करेगा, ठीक है, तू वहां पर जाना। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है, एक बार किसी को पकड़ लेता है तो साला छोड़ता ही नहीं है। वो धूल उड़ रही थी पहली बार, इसलिए पहचान नहीं पाया इब्राहिम मिर्जा को, नहीं तो इब्राहिम मिर्जा को भी पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं। कौन नहीं छोड़ता भैया आपके? राय सिंह। इतना टाइट पकड़ता है। तो बस तुझे इस युद्ध के लिए जाना, सीधा सीधा टारगेट करना, वो इस आदमी को करना है। किस आदमी को करना है? चंद्रसेन को करना है। और चंद्रसेन के पास जाना है, राय सिंह को कहना है इसको पकड़। वो एक बार अगर इसकी पकड़ में आ गया, चंद्रसेन हिलेगा भी नहीं, और चंद्रसेन को मार डालना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से तू युद्ध जीत जाएगा। वो सिवाना वाला युद्ध है, वो आराम से जलाल खान कोरची जीत जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा कहा जाता है कि इधर से आया वो आपका यही व्यक्ति आया, जलाल खान कोरची आया। अकबर भी कहा जाता है साथ में था। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है एक डी नाम का आदमी बेरीसाल है, एक सी नाम का आदमी है वो चंद्रसेन है, और एक डी नाम का आदमी है। डी नाम का आदमी कौन सा भी आपके? देवीदास है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जलाल खान कोरची ने साथ में लिया, वो इसी आदमी को साथ में लिया जिसका नाम राय सिंह है, ठीक है। अचानक कहा जाता है कि दोनों में सेनाएं आमने सामने हुई और सेनाएं लड़ने लगी। और सेनाएं लड़ने लगी तो जलाल खान कोरची ने या अकबर ने स्पेशली कहा कि पकड़ना है। किसको पकड़ना है इस रणभूमि में दौड़ के? चंद्रसेन को पकड़ना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है उस समय राय सिंह दौड़ा, और राय सिंह दौड़ा तो वो अकबर जिसको कहता था उसको नहीं पकड़ता था, बल्कि दूसरे को पकड़ लेता था। तो कहा जाता है पहली बार पकड़ लिया वो जलाल खान कोरची, खुद को पकड़ लिया, जलाल खान कोरची मारा गया। सेकंड बार पकड़ा, फिर कहा तो वो इसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया भाई आपके? देवीदास को पकड़ लिया, ठीक है। परिणाम स्वरूप नेक्स्ट मारा गया, वो ये मारा गया। कौन मारा गया आपके? देवीदास मारा गया। और उस समय बच गया वो आपका ये बच गया। कौन बच गया भाई आपके? चंद्रसेन बच गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लड़ाई कहलाती है वो चंद्रसेन पर लड़ाई कहलाती है। किसके द्वारा की गई है? राय सिंह की। तो राय सिंह की फर्स्ट लड़ाई
कठोली की लड़ाई। जो सेकंड लड़ाई है वो चंद्रसेन पर लड़ाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड, अब नेक्स्ट आती है जो तीसरी लड़ाई है वो आपकी इसके इतिहास में इसने कौन सी तीसरी लड़ाई की थी वो देख लेते हैं। हाँ, जब भी मैंने महाराणा प्रताप पढ़ाए थे तो उनका एक भाई भी पढ़ाया था, उदय सिंह का एक और बेटा था जिसको उदय सिंह बहुत जबरदस्त पसंद करता था ना, जगमाल। वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है जगमाल को जागीर दी नहीं, ये कृष्णदास चुंडावत और इन्होंने मिलकर, तो वो एक शासक के दरबार में चला गया था। शासक का नाम अकबर। अकबर के दरबार में जाकर अनशन बक रहा था तो अकबर ने उसको टाइम पास करने के लिए भेजा था ना सिरोही। वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा, छोड़ो गजब याद है तुम्हें। नेक्स्ट आगे सिरोही में स्पेशली एक शासक था, उसका नाम बीजा देवड़ा। वेरी गुड। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम मानबाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक बेटा और था, उसका नाम सुल्तान देवड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि यहाँ पर तीन कैरेक्टर है, सुल्तान देवड़ा है और मानबाई है। जगमाल यहाँ पर आया है, टाइम पास के लिए आया है, लेकिन कहा जाता है अकबर का रथ लेकर आया है तो उससे इंप्रेस हो गई, उसका नाम मानबाई। कौन इंप्रेस हुई? मानबाई। और कहा जाता है जैसे ही इंप्रेस हो गई तो तुरंत शादी कर ली। किसने शादी कर ली? जगमाल ने। जगमाल ने शादी करने के बाद कई सारे दिनों तक तो वो यहीं पर रहा है। कहां पर रहा है? आपके सिरोही में रहा है। लास्ट में बीजा जी देवड़ा जो है उन्होंने कहा कि आप जा क्यों नहीं रहे दामाद जी, तो उसने कहा कि अपने पास तो घर ही नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, जो तुम दो वही, ठीक है। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में अकबर ने इससे संपर्क किया गया तो अकबर ने यहाँ पर उसको जागीर दी थी जगमाल को। वो जागीर आंधी जागीर, ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है वो आंधी की जागीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंधी जागीर। इसका विरोध किया था, किसने विरोध किया था? सुल्तान देवड़ा ने विरोध किया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो सुल्तान देवड़ा ने कूटा, वो उसके जीजा को कूटा, ध्यान रख लीजिएगा, जगमाल देवड़ा को। जगमाल देवड़ा किसके पास गया? अकबर के पास गया। अकबर ने सेना भेजी किस पर आक्रमण करने के लिए? सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। जगमाल को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जगमाल ने कहा कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, किसी ऐसे आदमी को भेजो जो मेरी सहायता कर सके। और पूरे राजस्थान में एक ही ऐसा आदमी है, इसका नाम कौन सा? राय सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब तक यहां तक पता लग चुका था अकबर को कि ये ऊंचा सुनता, ठीक है। जब भी वो कहता था अकबर की तू इसको पकड़ियो तो वो दूसरे को पकड़ लेता था, तो अकबर कहता था अरे यार तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैंने सुना ही नहीं, मैंने सुना कि इसको पकड़ना ही सुना, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया, जबकि वो पहले की बातों का बदला ले रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब तक इसको पता लग चुका था कि वो ऊंचा सुनना है। तो कहा जाता है यहाँ पर पूरा अकबर ने समझाया इसको कि देख तुझे जगमाल की सहायता करने के लिए जाना है। उसने कहा हो मैं सहायता करने जाऊंगा, घोड़े पर बैठ कर जाऊंगा, भाला लेकर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे युद्ध में क्या करना है? तो तुझे सामने वाले को पकड़ना है। सामने वाला कौन? सुल्तान देवड़ा है, उसको पकड़ना है, ठीक है। उसने कहा खो पकड़ लूंगा और इतना टाइट पकड़ूंगा छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक मरेगा नहीं साला तब तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं अकबर फिर कह रहा है देख मैंने जो कहा है वो तूने सुना है, जगमाल के साथ तूने जाना है और फिर नेक्स्ट आगे पकड़ना है वो सामने वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है भैया? आपके सुल्तान देवड़ा को पकड़ना। अब की बार बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहा जाता है वो बिल्कुल गलती नहीं होगी, मैं सुल्तान देवड़ा को ही पकड़ूंगा, अब की बार तो कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। और कहा जाता है कि यहाँ पर वापस युद्ध होना शुरू हुआ है और इसी युद्ध को इतिहास में एक युद्ध कहा जाता है। वो कौन सा युद्ध कहा जाता है? आपके दत्तानी का युद्ध कहा जाता है। अब नेक्स्ट सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे ही आया है कि आपके इधर कहा जाता है कि आपके स्पेशली ये खड़ा है सुल्तान देवड़ा, इधर साइड सेना लेकर आया है आपके, वो आपके ये आया, नाम कौन सा है? जगमाल। और इधर से आ रहा है वो आपके ये आ रहा है, नाम कौन सा भी आपके? राय सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, बीकानेर में ऊपर से आ रहा है। होना जगमाल को भी ये होना चाहिए तक जब वो भाई आ जाए फिर एक बार फिर पूछ ले कि भाई तू समझा कि नहीं समझा और उसके बाद युद्ध शुरू करे। लेकिन जगमाल को लगा कि अपना भाई आ गया सहायता करने के लिए। कौन सा भाई आ गया? राय सिंह। अभी भाई कैसा वो पता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भाई आ गया सहायता करने के लिए, ये आते हुए देखकर कहा जाता है कि इसने आक्रमण की घोषणा कर दी। किसने आक्रमण की घोषणा की? जगमाल ने। कहा जाता है युद्ध करना शुरू कर दिया और युद्ध करना जैसे शुरू कर दिया तो भाई ने एंट्री मारी। कौन से भाई ने एंट्री मारी? राय सिंह ने। पकड़ना किसको था? सुल्तान देवड़ा को। आदत कौन सी है अपनी? पकड़ेंगे किसको?
जगमाल को, ठीक है। तो कहा जाता है आके इसने जो पकड़ा वो इसको पकड़ा, किसको पकड़ा भैया आपके, जगमाल को पकड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है जैसे जगमाल को पकड़ा तो कहा जाता है सुल्तान देवनाथ दंताड़ी लेकर आया, माथे पर मारी और मार दिया, किसको मार दिया भैया आपके, जगमाल को मार दिया, ध्यान रख लीजिएगा। इसी युद्ध को जो कहा जाता है वो आपके एक युद्ध कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, दंतानी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। बाद में अकबर के पास गया, फिर माफी मांगनी कि लास्ट में एक ही वर्ड बोलना था, वो तो अकबर ने पहले ही सिखाया था, कौन सा, सॉरी, गलती हो गई, ठीक है। पकड़ना एक्चुअल में इसको था लेकिन मैंने पकड़ लिया, वो किसको पकड़ लिया भाई आपके, अकबर को लगा कि यार जब तक राजस्थान में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ रोड़ा करता रहेगा, इसको मैं कुछ जागीरें दे देता हूँ अलग अलग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है फर्स्ट जागीर दी वो कहा जाता है तूने जो भी काम किया हो इसका तू जा बाहर जा, चिल कर और जश्न मना। पहली जागीर दी उसका नाम है ये, नाम कौन सा भी आपके, जहानाबाद। सेकंड जागीर है वो इसकी ये, नाम कौन सा, शमशाबाद, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड जागीर है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके, नूरपुर, ठीक है। तो इसने 3 जागीरें अकबर ने दी है जिनको कहा जाता है जहानाबाद, शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी है, और यहाँ से इसको भेज दिया है वो स्पेशली दक्षिण भारत में भेज दिया है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है वो दक्षिण भारत में गया, दक्षिण भारत में फेमस मंदिर है, जब वो मंदिरों में गया तो उसको लगा कि यार यहाँ पर जन कल्याण के कार्य मुझे करने चाहिए, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने बहुत ज्यादा जन कल्याण के कार्य करने के लिए फेमस हुआ। उसने कहा जाता है कि आपने कुछ चीजें खोली है और उनको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है, नाम कौन सा है, सदाव्रत, और सदाव्रत जो कहलाती है वो ये कहलाती है, क्या कहलाएगी भी आपके, धर्मशाला है, ठीक है। तो उसने अनेक धर्मशालाएं खोली है जिनको सदाव्रत कहा जाता है। वहां पर उसने बहुत ज्यादा दान दिया है, और जब बहुत ज्यादा दान कोई देगा तो उसको यही उपाधि दी जाएगी, कौन सी उपाधि दी जाएगी, कर्ण, और उसको इसके कारण कहा जाता है कि एक उपाधि दी जाती है, उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, राजपूताने का कर्ण। तो आपकी जो राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है अगर आ जाए तो वो तो राज से रायसिंह को कहा जाता है, और कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है आपके, लूणकरण को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कहा जाता है कि इसके बाद कुछ ग्रंथ लिखे और इसके बाद कहा जाता है कि वहीं पर आपके ये दक्षिण भारत में ये मर गया या फिर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये इतनी चीजें से आपको इसमें याद रखनी है। अब इसमें मैंने लिखवाई कौन कौन सी नहीं है ये, हाँ भाई देखो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। नेक्स्ट है वो परेशान हो रहा है अकबर जैसे ही परेशान होगा तो इसको दक्षिण भारत में भेजेगा। दक्षिण भारत में 3 जागीरें दी है, पहले जहानाबाद दी, सेकंड शमशाबाद दी, थर्ड नूरपुर। याद रखनी है, वाह ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। एक और है मानसिंह को भेजा है, वो 3 अभियानों पर भेजा था और उसमें से मैंने लिखवाया था काबुल, बिहार, बंगाल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर काबुल जो है वो भी है स्पेशली, एक गुजरात अभियान और जुड़ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके बंगाल हट रहा, काबुल है, गुजरात है और नेक्स्ट जो होता है वो आपके बिहार है, ठीक है। बंगाल अभियान कभी भी इसने नहीं किया, किसने नहीं किया, रायसिंह ने नहीं किया, ठीक है। पहला तो ये है। अकबर का पहला अगर कोई दरबारी विश्वास पात्र रहा है तो वो आपके मानसिंह रहा। अगर दूसरे नंबर का कोई विश्वास पात्र दरबारी रहा है तो वो यही रहा है, कौन रहा है भाई आपके, रायसिंह रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये दरबार में गया था तो उसको तो एक जागीर और एक उपाधि दे दी, इसको अब मनसब दिया था फर्स्ट में पैसों वाला, वो 4000 का मनसब दिया था। कितना मनसब दिया था, 4000 का। लेकिन इसने अपनी बेटी की शादी थी वो किससे करवा दी, ये बताया था मैंने, जहांगीर से। तो जहांगीर इसको फिर अगली ग्रेड का मनसब देगा। 4000 के बाद अगली ग्रेड कितनी होती है, 5000 का मनसब, ठीक है। तो 5000 का मनसब अगर किसने दिया है तो जहांगीर ने दिया है। 4000 का मनसब किसने दिया है तो किसने दिया भाई आपके, अकबर ने दिया है। अकबर इससे परेशान हुआ और इसको भेज दिया वो अलग अलग जगहों पर, जहानाबाद, शमशाबाद, नूरपुर इत्यादि जगहों पर भेज दिया। वहां पर इसने कहा जाता है धर्मार्थ कार्य करने शुरू किए। सबसे पहले मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया तो कहा जाता है पैसे चाहिए। पैसा किससे मांगेगा, अकबर से मांगेगा। किससे मांगेगा, अकबर से। अकबर ने कहा पैसे नहीं है लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, तुझे 24 परगने और दे देता हूँ। कितने परगने, 24, ठीक है। अकबर ने 2-3 जनों को ऐसा कहा है, ठीक है, मैं तुम्हें और परगने दे देता हूँ। एक तो अकबर को बहुत ज्यादा ढूंढ के परेशान करने वाला था, वो कौन था, सुरजनहाड़ा। कौन सा था भाई आपके, सुरजनहाड़ा। इसको बनारस में जाकर दिए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है जोधपुर में आपके 24 परगने दिए। कितने परगने दिए, 24 परगने दिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर है उसने सरायों का निर्माण करवाया। जो भी अपने पैदल यात्री यात्रू जाते थे उनके लिए उसने एक और चीज खोली है, वो सराय खोली है। सराय का मतलब जहां पर पानी पी सकते हैं, अस्थायी टेंट, ठीक है, उनको कहा जाता है सराय कहा जाता है। कोई लंबी दूरी तक यात्रा करके आते थे और उनको ठहरना होता था, उनके लिए धर्मशालाएं खुलवाई थी। क्या नाम था भाई अपने, धर्मशालाएं। और उन धर्मशालाओं को स्पेशली कहा जाता था वो सदाव्रत कहा जाता था। क्या कहा जाता था,
सदाव्रत। तो ये प्रश्न आएगा सदाव्रतों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो आपके राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया। ठीक है, कहा जाता है कि राय सिंह का निर्माण कार्य में जूनागढ़ का किला बनवाया और इसको दो उपाधियां विशेष तौर पर दी गई है जो आपको याद रखनी है। एक तो ग्रंथ है कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य, उसमें इसको राजेंद्र कहा गया, तो राजेंद्र र से राय सिंह को कहा गया। ठीक है, एक और र से कहा गया, वो ये कहा गया, नाम क्या है, राजपूताने का कर्ण। लेकिन कहा किसने वो याद रखना है। तो जो बीकानेर का इतिहास लिखा है वो मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा, मुंशी देवी प्रसाद ने, और मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजपूताने का कर्ण कहा। ठीक है, ये दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है इसमें। अब नेक्स्ट आएगी, राय सिंह थे, वो स्पेशली कहा जाता है बहुत अच्छे ग्रंथों के रचयिता थे, मैंने पहले ही बता दिया। और उनकी कुछ किताबें हैं जिसमें से पहला नाम है राय सिंह वैद्य, सेकेंड है राय सिंह ज्योतिष रत्नमाला, और तीसरा नाम है वो है राय सिंह साहब। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है तीन आपके ग्रंथों की रचना की है वो आपके राय सिंह ने की है। सारों में एक नाम कॉमन मिल जाएगा, कौन सा नाम कॉमन मिल जाएगा, राय सिंह। ठीक है, तो राय सिंह जो नाम कॉमन मिल जाएगा वो राय सिंह की है, बाकी नहीं मिले वो राय सिंह की नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा राय सिंह के ग्रंथ, तो इसको ऑटोमेटिक हो जाता है, सही कर। हाँ छोड़, राय सिंह है, इसका बेटा सूर सिंह है। सूर सिंह है वो जहांगीर, सॉरी जहांगीर का सूर सिंह क्या लगेगा फिर, साला, हाँ ये साला सूर सिंह है इसका मतलब, ध्यान रख लीजिएगा। और जहांगीर है वो जीजा। अब जीजा साले में इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट रहती नहीं है, क्योंकि जीजा कभी कभी पी के बहन को पीटेगा, वो तो दारूडिया, एक नंबर का दारूडिया जीजा है वो, तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जहांगीर तो महा दारूडिया है, कभी कभी बहन को पीटेगा, और बहन को पीटेगा ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये जाएगा, ठीक है, जीजा को खरी खरी सुनाएगा वाला वगैरह सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक दो बार सुना के आया, वो तब सुना के आया जब जहांगीर अकेला अकेला बैठा था। अब दिक्कत यह है कि जैसे ही पिताजी मरे हैं, राय सिंह मरा है, महाराष्ट्र में मरा है, और जहांगीर है वो दरबार में बैठा हुआ है, और जब दरबार में बैठा हुआ है तब ये चला गया। कौन चला गया भाई, आपके सूर सिंह, और बोल दिया जीजा जी जल्दी से जल्दी राज तिलक करो मेरा। किसका तिलक करो भाई, आपके सूर सिंह का तिलक करो। ठीक है, और ऐसी जैसे घर में बैठे हो ऐसी बातें वो राज दरबार में कहने लगा है। राजा को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, वहां पर प्रोटोकॉल मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो राजा ने इसका पत्ता ही काट दिया और नया राजा बना दिया। किसको राजा बना दिया, दलपत सिंह को राजा बना दिया, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दलपत सिंह कहा जाता है बहुत ज्यादा दूर विरोधी था, जहांगीर का ही विरोधी था, तो कहा जाता है कि बाद में इसको मरवा दिया गया। किसको मरवा दिया गया भाई, आपके दलपत सिंह को मरवा दिया गया, और इनके बेटे को शासक बनाया जिसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके, कर्ण सिंह। ठीक है, इधर कहा जाता है बीकानेर का शासक कर्ण सिंह बना है, और उधर कहा जाता है कि आपके नागौर का शासक जो बना है वो आपका एक और बना है, और उसका नाम कौन सा भी आपके, अमर सिंह। और यहीं पर आपका एक बेला है, किसका बेला था, मतीरे, तरबूजे का, और उस पर तरबूज लग गया, वो जाकर इधर सीमा में लग गया। ठीक है, और उस तरबूजे के कारण लड़ाई हुई है, वो इन दोनों शासकों में हुई है। किस कौन कौन से शासकों में हुई है आपके, कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुई है। इसी राड़ को कौन सी राड़ कहा जाता है, मतीरे की राड़। कब हुई है, 1644 ईस्वी में। ठीक है, इसमें मरा कौन है, अमर सिंह। अच्छा, अमर सिंह को मारा किसने था, किसी ने मारा था, अर्जुन गौड़, जो कि उसका क्या लगता था, अमर सिंह का जीजा लगता था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि उसने मार दिया इसको, और इसके बाद कहा जाता है कर्ण सिंह को दंड दिया गया, और स्पेशली कहा जाता है कर्ण सिंह को भी मार दिया। ठीक है, अमर सिंह के मरने के बाद में कहा जाता है कि इस कर्ण सिंह ने अमर सिंह की वीरता पर ग्रंथ लिखा, और उसका नाम है कर्ण भूषण। कौन सा ग्रंथ है, कर्ण भूषण, जिसमें पूरी आलंकारिक उपमा का प्रयोग किया गया है कि वीरता अगर होनी चाहिए किसी आदमी में तो किसके जैसी होनी चाहिए, और अमर सिंह जैसी होनी चाहिए। इस पर पूरा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसमें उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन अलंकारों से उसकी उपमा दी गई है। उसमें साहस था, वो पहाड़ सा था, उसमें शौर्य था, वो आपके सूर्य के सा भरा हुआ था। इस तरह से बहुत सारी उपमाएं दी गई है, और इसी यही ग्रंथ था वो उसका बहुत ज्यादा फेमस हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसको एक उपाधि दी थी, और वो जो उपाधि कहलाती है वो जांगलदर बादशाह कहलाती है। तो इसकी फेमस उपाधि रही है कर्ण सिंह की, वो जांगलदर बादशाह रही है, और स्पेशली इसने ग्रंथ लिखा है वो इसी नाम का कर्ण भूषण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है,
कर्णभूषण। और किसकी वीरता पर लिखा गया? अमर सिंह की वीरता पर लिखा गया है। ठीक है, खुद के नाम का ग्रंथ है, लेकिन कहा जाता है कि उसमें खुद की वीरता नहीं है, अमर सिंह की वीरता बताई गई है, क्योंकि उसी ने घोड़ा कूदा दिया था आपके स्पेशली आगरा के फाटक से, गेट से, जिसको अमर सिंह गेट आजकल कहा जाता है वगैरह। तो इसकी वीरता पर ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम कर्णभूषण है। फर्स्ट लिख दीजिएगा राय सिंह। हाँ भाई, नेक्स्ट अनूप सिंह। ये एक व्यक्ति के काल में शासक बना, औरंगजेब के काल में। ठीक है, वैसे कर्ण सिंह के समय औरंगजेब आ गया था। भारत के इतिहास में 5 ही राजा है, बाबर है, हुमायूं है, शाह अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां और औरंगजेब है। बाकी कोई है ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारे वो उनको याद ही नहीं रखना है। ठीक है, एक बेचारा फर्रुखसियर हुआ तो वो तो मालदेव ने सुई चुबा चुबो के मार डाला है, पिन चुबो के मार डाला है। ठीक है, किसका? अच्छा, अजीत सिंह ने, सॉरी। कौन सी कुबरी का विवाह करवाया था? इंद्र कुबरी का विवाह करवाया था। ठीक है, तुमको मेरे से इतिहास ज्यादा आने लग गया। नेक्स्ट सेकंड, कहा जाता है अनूप सिंह दरबार में गया, वो उसके दरबार में गया, किसके दरबार में गया? औरंगजेब के दरबार में गया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, औरंगजेब था वो थोड़ा चीजें एनालिसिस करता था, कैसा आदमी है ये, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है औरंगजेब अपने खाट पर बैठा हुआ था। पहले पलंग वाला सिस्टम नहीं था उतना पहले। ठीक है, जब औरंगजेब काम कर रहा था तब खाट ही थे स्पेशली। कोई भी आदमी आता है स्पेशली, और अगर खाट पड़ा होता है तो उसमें बैठता है वो। ठीक है, किस तरफ बैठता है? अरे किस तरफ बैठता? हाँ, अच्छा, बीचों बीच बैठता। क्या बात थी, हो सकता है किसी किसी का नेचर हो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे आपके खाट है, अब इसको मुझे पूरा भरना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है ये तो आपके 4 पाए हो गए। हाँ, ऐसे पड़ा हुआ ये खाट स्पेशली कहा जाता है कि ये इसके 4 पाए थे, और इधर 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 ये ऐसे लंबी वाली डोरियां थी, और बाकी जो भरा हुआ था वो इस तरह वाली डोरियों से ये खाट पूरा भरा हुआ है। ठीक है, कहा जाता है खाट पड़ा हुआ था, और कहा जाता है अचानक कहा जाता है कि आ जाता है। कौन आ जाता है भाई आपके? अनूप सिंह आ जाता है। ठीक है, और अनूप सिंह आ जाता है, कहा जाता है कि कहीं और बैठना चाहिए था, लेकिन वो इधर बैठ जाता है। इधर बैठता है, उसको अपन कहां पर बैठा हुआ कहते हैं? अधूरी में बैठा है। कहां पर बैठा है? अधूरी में बैठा। और जब ने भी यही कहा कि साले तू अधूरी में क्यों बैठा है? ठीक है, तो कहा जाता है अनूप सिंह ने उस समय कहा हमारा तो अधूरी में ही बैठने का लिखा है। कहां पे बैठने का लिखा? अधूरी में, क्योंकि भाई फुल फ्रेश राजा है नहीं, हम तुम्हारे अधीन राजा है, और अधीन राजा है तो हमारी तो किस्मत में भी ही यही लिखा हुआ है कि हम अधूरी में बैठे हैं। ठीक है, औरंगजेब को उसकी ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, तो उसने ढूंढा कि यार इसको मैं ऐसे जगह का राजा बना देता हूँ जिसका नाम ही अधूरी हो। ठीक है, कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र में एक जगह ढूंढी गई जिसका नाम था आदूनी। क्या नाम था? आदूनी। ठीक है, और वहां का उसको शासक नियुक्त कर दिया गया। अगर भारत के नक्शे में भी देखोगे और खाट खड़ा करोगे तो दक्षिण भारत अधूनियों वाला भाग है। ठीक है, वहां का इसको शासक नियुक्त कर दिया गया। ना कुछ उसको मिले, ना कोई पहचान का मिले, ध्यान रख लीजिएगा, ना कोई उसकी मित्र मंडली, ना कोई वहां पर ऐसा कोई ऑप्शन कि कोई बहुत ज्यादा सुधार कर सके, बहुत स्थापत्य कला बना सके वहां पर, मतलब महल किले वगैरह का निर्माण करे। उसको कोई फायदा ही क्या? 2 साल बाद में उसको हटा देते, कोई और वहां का प्रशासक बनता। तो इससे अच्छा है कि वो कोई काम ही नहीं करे। अब फुल टाइम फ्री आदमी रहा है, वो यही आदमी रहा है। कौन सा आदमी रहा है? अनूप सिंह। अगर आप भी फुल टाइम फ्री रहोगे तो कह रहे क्या आपके पास कोई काम ही नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है। ये मत कहना सोएंगे, 24 घंटे में से 18 घंटे सो जाओगे, बाकी 6 घंटे करोगे क्या? यूं नहा के वापस सो जाएंगे, यूं मत कहना। ठीक है, अरे आपके पास फुल खाली टाइम है, खाली टाइम पड़ा हुआ है, आप करोगे क्या? घूमेंगे। क्या बात है, घूमने के लिए कितना जाओगे? रोज का काम घूम लोगे। आपके पास अभी इसलिए घूमने की इच्छा होती है कि रोज का टाइम नहीं मिल रहा है, भाई कहीं कहीं पढ़ना पड़ता वगैरह होता है, बाकी करोगे क्या? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिस किसी का कोई मित्र नहीं होता उसका मित्र कौन होता है? शत्रु होता है। यार मैं पूछ रहा हूँ मित्र कौन होता है? तुम शत्रु होता है। जिस किसी का कोई मित्र नहीं होता है उसका मित्र कौन होता है? अकेलेपन। अच्छे आंसर आता है। तुम दो तो सही, कम से कम आंसर तो देने की कोशिश करो, खाली स्थान पूर्ति करो। यूं अगर प्रश्न आ गया जिस किसी का कोई मित्र नहीं होता उसका मित्र पशु पक्षी जानवर सांप नेवले
खतरनाक बात है। किताबें मित्र होती है लेकिन अपनी होती नहीं है, ध्यान भी नहीं आती है, क्योंकि अपन पढ़ रहे वो बाय मॉडरेशन पढ़ रहे, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अपन को इंटरेस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं पढ़ा इसलिए पढ़ा कि मुझे इंटरेस्ट था, अभी भी इंटरेस्ट है, वो किताबों में इंटरेस्ट है, बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट आया ही नहीं अभी तक, ठीक है। आप या तो पशुपक्षी की तरफ चले जाते हो या कहीं और चले जाते हो, इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप अपना एक काम कर रहे हो, और वो भी इसलिए कर रहे हो माता उतारनी है। जब तक नौकरी नहीं लग जाते तब तक कर देना, फिर तो अपन यहाँ पर बेणेश्वर धाम में पधरा देंगे 100 मई जाकर, मैं इन सारों को ले जाकर, ठीक है, ये सोच रहे हो, हर पल इसी सोच में आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो जिस किसी का कोई मित्र नहीं होता उसकी अक्सर किताबें मित्र होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अक्सर किताबें ये पढ़ता था, और किताबें पढ़ता था तो स्पेशली वही साहित्य पढ़ेगा जो राजस्थान में लिखा गया। दक्षिण भारत का साहित्य इसे समझ में नहीं आएगा। राजस्थान में अगर साहित्य लिखा गया, सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया वो कौन से राजा के काल में लिखा गया, या सबसे ज्यादा किताबों की रचना हुई है कुंभा के काल में। किसके काल में हुई है? कुंभा के काल में। गजब मस्त आंसर हुआ ये। आंसर ऐसे खतरनाक, दिमाग बहुत जबरदस्त लगता है। तो कुंभा के काल में लिखा गया। तो ऐसी कंडीशन में इसने कुंभा की किताबें मंगवानी प्रारंभ की, और कुंभा की किताबें पढ़नी प्रारंभ की। किसने पढ़नी प्रारंभ की? अनूप सिंह ने पढ़नी प्रारंभ की। जैसे ही कुंभा की किताबें पढ़ी तो कहा जाता है कि इसने बहुत जबरदस्त इसको ज्ञान मिला, ठीक है। उसने उनका संग्रह करना निश्चय किया, ध्यान रख लीजिएगा। कुंभा की जितने भी बुक्स थी उतनी सारी पढ़ डाली, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने बहुत अच्छा संग्रह किया। उसने अनूप प्रबोध, अनूप काम प्रबोध, जैसे कामराज रतिसार थी उस पर अनूप काम प्रबोध पुस्तक लिखी, ठीक है। दूसरी किताबें थी जैसे संगीत राज थी, उस पर अनूप प्रबोध किताब लिखी। इस तरह से टीकाएं लिखनी स्टार्ट की। किसने टीकाएं लिखनी स्टार्ट की? जितना कुंभा ने साहित्य लिखा था उसको अपने नाम से कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? अनूप सिंह ने। जहां जहां पर बीच में कुंभा का नाम आ रहा था लिख दिया अनूप सिंह, ठीक है। कामराज रतिसार था तो अनूप काम प्रबोध लिख दिया, ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से इसने किताबें बना दी। किसने बना दी भाई? आपके अनूप सिंह ने। 8-10 साल वहां पर रहा। कहां पर रखा इसको? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पर? आदूड़ी में। कहां पर? आदूड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसके बाद किताबों का टकराव हो गया। औरंगजेब से रजा मांगकर वो यहाँ पर आया। कहाँ का शासक है ये? आपके बीकानेर का, ठीक है। और फिर बीकानेर में आया। बीकानेर में आने के बाद में कहा जाता है कि इसके दिमाग में आया कि यार अब मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है किताबें कहां पर रखेंगे? जो लिखी हुई होती है वो, अरे अपने पास बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, उनको रखेंगे कहां पर लाके सहेज कर? लाइब्रेरी में। कहां पर रखेंगे? लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? जैन पुस्तक भंडार तो जैसलमेर में। जैसलमेर दूर है, जाएगा नहीं। दूसरा पुस्तकालय सरस्वती भंडार, और वो है जोधपुर की सीमा पर। कहां पर है भाई? आपके जोधपुर में। तो कहा जाता है कि इसने एक पुस्तकालय बनवाया जिसको सरस्वती भंडार कहते हैं। कौन सा भंडार कहते हैं? सरस्वती भंडार। उसमें अपनी सारी पुस्तकें रखी, जितनी भी लिखी थी उतनी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे सरस्वती भंडार पूरा पुस्तकालय बनवाया, वो इसी आदमी की देन है। किसकी देन है भैया? आपके अनूप सिंह की देन है। जब भी पुस्तकालय बनवाओगे तो उसके फ्रंट में आप मूर्ति लगाओगे। किसकी मूर्ति लगाओगे? सरस्वती की मूर्ति लगाओगे, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए उसको भंडार कहा गया। कौन सा भंडार कहा गया? सरस्वती भंडार कहा गया। सरस्वती भंडार की मूर्ति तैयार करवाई गई, और स्पेशली जब मूर्ति तैयार करवाई गई तो वो सरस्वती भंडार की मूर्ति में सरस्वती की मूर्ति थी वो टूट गई, ठीक है। स्वाभाविक है, जैसे ही टूट गई हल्की सी मतलब खरोच आ गई। जैसे बाल बनाने थे, लंबी जटाएं बनानी थी सरस्वती की, वो उस मूर्ति में बनी नहीं, और एक तरफ की जटाएं थी वो टूट गई, बाल टूट गए। अब बाल टूट गए तो उस कलाकार ने दिमाग लगाया अपना, और दिमाग लगाया तो उसने इधर के अगर अपन बाल टूट जाते तो नेक्स्ट उस मूर्ति को सुधारने का उपाय क्या होता? उधर का भी तोड़ दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो सरस्वती है उसको सरस्वता बना दो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वही उस कलाकार ने किया, लेकिन मूर्ति सही बनी नहीं। दूसरी मूर्ति बनाई, तीसरी मूर्ति बनाई, चौथी मूर्ति बनाई। इस तरह से अलग अलग देवताओं की मूर्तियां बनाई। अपने पास टोटल देवता कितने? 33।
करोड़ नहीं है, कोटि है, वो ध्यान रख लीजिएगा, वो गलत थिंकिंग है। 33 करोड़ कहां से ले आएंगे अपने पास? हिंदू धर्म में टोटल देवता वो 33 कोटि है। तो कहा जाता है इस तरह की 33 प्रकार की मूर्तियां बनाएगी। अब मूर्तियां बनाएगी लेकिन एक भी सही नहीं बनी, तो उस कलाकार ने सोचा महाराजा के पास ही सारी मूर्तियां ले जाता हूं, महाराजा को जो भी पसंद आएगी वो वहां पर लगा देंगे। और कहा जाता है 33 कोटि की मूर्तियां बनाकर वो कलाकार यहाँ पर ले आया। कौन सा पुस्तक भंडार के सामने? सरस्वती पुस्तक भंडार के सामने। वहां पर आए उद्घाटन के समय, तो कौन सा है भाई आपके? अनूप सिंह। मूर्तियां कितनी पड़ी हुई है? 33 कोटि। ठीक है, अनूप सिंह अचानक कोई निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि किसी का कान घुसा था, नाक घुसी थी, किसी का मुंह चपड़ा था, ऐसे था। उन्होंने कहा सारी मूर्तियां लगा दो। ठीक है, और इस तरह कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या 33 कोटि देवी देवताओं की साल स्थापित हुई, वो भी वहीं पर हुई। किसके प्रांगण में हुई भाई? आपके सरस्वती पुस्तक भंडार के प्रांगण में ही हुई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारा काम हुआ वो इस राजा के समय हुआ। कौन से राजा के समय हुआ? आपके अनूप सिंह। और हाईएस्ट प्रसिद्ध है अनूप सिंह, वो केवल और केवल साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही है अनूप सिंह के बारे में। नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा अनूप सिंह।